हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जैसे यानी क्लासेज में स्वागत है। तो आज हमारा ऑप्टिक्स में पार्ट 4 है। यदि आप सभी को हमारी वीडियो इससे पहले डाली हुई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उनको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम पार्ट 4 के बारे में बात करते हैं। तो पार्ट 4 हमारा दर्पण से संबंधित है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम दर्पणों के बारे में जानेंगे कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण एक प्रकार का कांच होता है जिस पर पारदर्शी कांच बोल सकते हैं। यदि हम पारदर्शी कांच पर यदि उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं तो वह दर्पण का रूप ले लेता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण के लिए हम जो सबसे अच्छी जो पॉलिश ली जाती है वो सिल्वर या सिल्वर नाइट्रेट की ली जाती है। सिल्वर नाइट्रेट की जो पॉलिश होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है दर्पणों के लिए। तो यदि हम पारदर्शी कांच के एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं तो वह दर्पण का रूप ले लेती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने प्रकाश के जो परावर्तन की जो घटना देखी थी उसमें क्या था कि जो परावर्तन की जो घटना हो रही थी वो दर्पणों में संपन्न हो रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के दर्पण होते हैं। पहला दर्पण हमारा जो समतल दर्पण होता है और जो सेकंड नंबर का जो दर्पण होता है वो हमारा गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण में हम प्लेन दर्पण जिसे हम साधारण जीवन में घरों में उपयोग में भी लेते हैं उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जबकि जो गोलीय दर्पण होते हैं यह एक गोले का भाग होता है और ये गोलीय दर्पण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि किसी पारदर्शी कांच के एक तरफ अवरक्त तथा सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश करने से वह दर्पण का रूप ले लेता है। इसके बाद जो दर्पणों में जो प्रकाश की जो घटना होती है वो परावर्तन की घटना होती है। परावर्तन की घटना में दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम हम समतल दर्पण के बारे में देखते हैं कि जो समतल दर्पण है इनकी विशेषता कैसी होती है, यह कैसे दिखाई देते हैं और यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में देखता है तो उसे कितनी ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। या हम कह सकते हैं कि यदि हम दो दर्पणों को किसी कोण पर रख रहे हैं तो उनके मध्य कितने वहां पर प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। तो इसको हम समतल दर्पण का हमारे पास सूत्र भी होता है। वो हमारे जो प्रतिबिंबों की जो संख्या ज्ञात करने के लिए n बराबर 360/θ-1, इससे हम दो दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है यह ज्ञात कर सकते हैं। तो हम समतल दर्पण के बारे में देख रहे थे कि समतल दर्पण जो हम घरों में उपयोग में लेते हैं जिसको हम चेहरा देखने के लिए रोजाना उपयोग में लेते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है कि जो समतल दर्पण है इसमें बिंब जितनी ऊंचाई व जितनी दूरी का है प्रतिबिंब भी इतनी ही ऊंचाई व उतनी ही दूरी पर हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर जा रहा है तो इसका जो प्रतिबिंब भी जो प्राप्त होगा वो दर्पण की ओर आता हुआ हमें प्रतीत होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जितना बिंब का आकार होगा उतना ही प्रतिबिंब का आकार हमें प्राप्त होगा। तो समतल दर्पण की विशेषता यहाँ पर यही है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जिस दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। तो जितनी दूरी लंबाई ऊंचाई जितनी की बिंब की होगी उतनी ही हमारी प्रतिबिंब की हमें प्राप्त होगी। इसकी ये क्या होती है, विशेषता होती है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो घरों में जो प्रयोग में लिए जाने वाले दर्पण कैसे होते हैं, समतल दर्पण होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। तो अभी हमने देखा था कि जो समतल दर्पण है यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यह वास्तविक या आभासी जिसको हम आभास कर सकते हैं, सिर्फ उसको छू नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी
प्रकाशीय प्रतिबिंब बनते हैं। इसी प्रकार इसमें क्या है कि बिंब की दूरी जितनी होती है उतनी ही दूरी किसकी होती है, यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की दूरी प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम इसमें नेक्स्ट चलते हैं कि जो समतल दर्पण में व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसे कितनी ऊंचाई की दर्पण की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब जानने के लिए उसे अपनी ऊंचाई के यदि उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें h/2 दूरी के समतल दर्पण की हमें आवश्यकता होती है। किसी कोण पर रखे दो समतल दर्पण के बीच रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या दोनों दर्पणों के बीच बनने वाले कोण पर निर्भर करती है कि यदि हमें 2 दर्पण दिए हुए हैं उन्हें कितने डिग्री पर रखा हुआ है, तो जहां पर जितना अधिक हमें कोण प्राप्त होगा उसके अनुसार ही हमें यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या प्राप्त होगी। यदि हमें दिया हुआ है कि दोनों जो समतल दर्पण है उनके मध्य जो कोण प्राप्त हो रहा है वो हमें 60 डिग्री का जैसे यहाँ पर प्राप्त हो रहा है या 30 डिग्री का हमें प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर थीटा की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसको 360 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -1 करने पर यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें गोलीय दर्पण जो हमारा सेकंड भाग है दर्पणों का ही, इसके बारे में देखते हैं कि जो गोलीय दर्पण होते हैं यह गोले का भाग होता है। और गोलीय दर्पणों में भी हम देखते हैं कि जब इसके जो बाहरी पृष्ठ और आंतरिक पृष्ठ पर जब पॉलिश कर देते हैं तो ये अलग अलग दर्पण का रूप ले लेता है। तो इनके जो बाहरी और आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश करने के आधार पर ही इन्हें अवतल और उत्तल दर्पणों में बांटा गया है। तो यहाँ पर पहले हम अवतल दर्पण को देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती है और इनकी परिभाषाएं क्या होती है। तो अवतल दर्पण जैसे हमने अभी देखा कि यह हमारे पास कोई गोले का भाग है, यदि इसके जो बाहरी पृष्ठ पर हम पॉलिश कर रहे हैं तो इसका जो बाहरी पृष्ठ है यह तो अपारदर्शी के माध्यम की तरह अपारदर्शी की तरह कार्य कर रहा है, जबकि जो आंतरिक पृष्ठ है इसका यह पारदर्शी की तरह कार्य कर रहा है या परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर यदि हम गोले के जो बाहरी पृष्ठ है इस पर हम पॉलिश कर देते हैं तो यह हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। और हमारे पास जो अवतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती है कि अवतल दर्पण है यह प्रकाश की किरणों को क्या कर लेता है, एक स्थान पर केंद्रित कर लेता है। यहाँ पर केंद्रित कर रहा है प्रकाश की किरणों को, तो यह प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य करता है, इसलिए ही इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। प्रकाश को केंद्रित करने के कारण ही इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तथा जो हमारे जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब में प्राप्त होते हैं वह हमें वास्तविक व उल्टे प्राप्त होते हैं। इनमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमें बड़ा प्राप्त होता है, इसलिए ही हमें जो अवतल दर्पण होते हैं यह छोटे एरिया को हमें बड़ा करके देते हैं। बड़ा एरिया करने के कारण ही इसका उपयोग हम लेजर पद्धति और चिकित्सा क्षेत्र, सेविंग दर्पण आदि में टॉर्च, सर्चलाइट, दंत चिकित्सा, सौर भट्टी और गाड़ियों की हेडलाइटों में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण क्योंकि यह जो हमारे पास जो अवतल दर्पण होते हैं यह छोटे दृष्टि क्षेत्र को बड़ा दृष्टि क्षेत्र करके देते हैं, इसलिए इनका उपयोग हम सेविंग दर्पण में जो हमारे पास जो दर्पण उपयोग किया जाता है इसमें इसका उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है तथा टॉर्च, सर्च लाइट आदि जो होती हैं और तथा गाड़ियों के हेडलाइट और सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास दूसरे नंबर का जो गोलीय दर्पण है वो हमारे पास उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं कि उत्तल दर्पण की हमारे पास विशेषताएं क्या होती है। तो अभी हमने देखा था कि यदि हम
किसी गोले के बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं तो वह तो हमारे पास कौन सा दर्पण हो जाता है, अवतल दर्पण हो जाता है। यदि हम गोले के आंतरिक पृष्ठ पर यदि हम पॉलिश कर देते हैं तो इधर वाला भाग इसका अपारदर्शी माध्यम की तरह कार्य करता है तथा इधर का भाग हमें परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास बिंब और प्रतिबिंब वाली जो घटना घटेगी वो इधर वाले पृष्ठ पर घटेगी। तो यहाँ पर देखिए कि जो उत्तल दर्पण है इस गोले के आंतरिक पृष्ठ पर इसकी पॉलिश की हुई है। उत्तल दर्पण होते हैं यह क्या करते हैं, प्रकाश को फैलाने का कार्य करते हैं। प्रकाश की किरण जो भी आती है उसको यह फैलाने का कार्य करते हैं, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी इसे कहा जाता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वह आभासी प्रतिबिंब तथा सीधे बनते हैं। इसमें सिर्फ प्रतिबिंब जो बनते हैं उन्हें सिर्फ आभास किया जा सकता है, यह वास्तविक रूप से नहीं बनते हैं। तो इसमें जो प्रतिबिंब आभासी और सीधे बनते हैं और इनमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो हमें छोटे प्राप्त होते हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या होती है, उत्तल दर्पण एक तो प्रकाश को फैलाने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तथा इनमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो हमें आभासी तथा सीधे बनते हैं। इनमें प्रतिबिंब छोटे प्राप्त होते हैं। जो उत्तल दर्पण होते हैं यह बड़े दृष्टि क्षेत्र को छोटा दृष्टि क्षेत्र करके देते हैं, इसलिए जो उत्तल दर्पण होते हैं इनका प्रयोग चालक द्वारा पीछे के दृश्य को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए हमने दर्पणों से जो दर्पण होते हैं उनके बारे में जाना। इसी से रिलेटेड जो हमारे और इसमें दर्पणों के जो नियम रह गए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को एक सूचना और देना चाहती हूँ कि यह क्लासेज सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए उपयोगी है और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप सभी हमको फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।